हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपसे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में बात करूंगा। हम देखेंगे कि इसके क्या कारण थे और कैसे विघटन का पूरा प्रोसेस हुआ। माय नेम इज़ डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। आपको बता दूं कि हमारे पेनड्राइव कोर्सेज अब क्लैट, सीडीएस और केवीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी अवेलेबल हैं और आप कॉल्स कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं www.studyiq.in। चलिए तो शुरू करेंगे ये जान के कि यूएसएसआर का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये एक संघ था सोवियट्स का। सोवियत यानी कि एक लॉ मेकिंग बॉडी, इसका रशियन में मतलब होता है कोई भी एक ऐसी काउंसिल जो कि रूल्स बनाएगी, लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। ये इसका सबसे सिंपल मीनिंग है सोवियत। और क्योंकि ये सभी सोशलिस्ट थे, समाजवाद को फॉलो करते थे और रिपब्लिक थे, इसलिए ये नाम बना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ। अगर आपको याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके अंत में। और फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1922 में, क्योंकि 4 साल तक रशिया में एक सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया था आपस में कम्युनिस्ट पार्टीज़ में। और इसका 1922 में ये युद्ध ख़त्म हुआ और लेनिन के लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना करी और यूएसएसआर ऑफिशियली 1922 में बना। तो देखिए, ये मैप है पूरे यूएसएसआर का, लेकिन इसमें अलग अलग जो देश हैं जो आज इंडिपेंडेंट हैं वो सभी अलग रंगों से बने हुए हैं। लेकिन ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये यूएसएसआर की पुरानी बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा देश है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था एरिया वाइज, और आज भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इसमें कुछ बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जानना, ये बार बार ये नाम आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये आर्मीनिया है यहाँ पे टर्की के पास, और ये है जॉर्जिया, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। और इसके अलावा ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान। कुल मिला के 15 देश थे जिन्हें हम सब नेशनल सोवियट्स भी कह सकते हैं। इनकी अपनी अलग सोवियत होती थी, हर देश की अलग सोवियत यानी कि एक लॉ मेकिंग बॉडी होती थी जो कि पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। लेकिन ये सब एक यूनियन में थे, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है और जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड होगी। ये यूएसएसआर की खास बात थी कि जो इकोनॉमी और प्लानिंग है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो 5 ईयर प्लान की योजनाएं थी वो हमने यूएसएसआर से ही कॉपी करी हैं। सबसे पहला दुनिया में देश यूएसएसआर था जिसने 1928 में 5 ईयर प्लान्स को शुरू किया था इम्प्लीमेंट करना, और काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे ये शुरुआत के दिनों में। दूसरा था वन पार्टी रूल, यानी कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं बनेगी या नहीं बन सकती। और अगर चुनाव होते भी हैं, आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है यूएसएसआर में, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सब मिलकर एक सोवियत का एक वर्कर्स की सोवियत बनेगी, और उस वर्कर की सोवियत में एक लीडर चुना जाएगा, जैसे कि आप उसे यूनियन का लीडर कह सकते हैं। तो वो लीडर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही होगा और उसके लिए किसी और को चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, एक ही आदमी है तो आपको एक ही को वोट देना है। तो इस तरह से ये वन पार्टी रूल था। और वो व्यक्ति आगे जाके सारी फैक्ट्रीज़ के जो सोवियत लीडर्स आएंगे उनसे आगे चल के एक इंडस्ट्री की सोवियत बनेगी, और इस तरह से हर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से सोवियत से मेंबर पहुंचते हैं सेंट्रल सोवियत, जो कि मॉस्को में थी, कैपिटल में। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो पहला था स्पेस रेस, यानी कि बाहर आउटर स्पेस में जाने के लिए यूएसए के साथ यूएसएसआर का एक कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि दोनों में होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहला सैटेलाइट कौन बाहर भेजता है स्पेस में, सबसे पहला जानवर कौन भेजता है, कॉस्मोनॉट या फिर एस्ट्रोनॉट जिसे यूएस में कहते हैं, वो कौन भेजेगा, और फाइनली वुमेन इन स्पेस। तो इन चारों में यूएसएसआर बहुत आगे था यूएसए से, और सभी में यूएसएसआर ने सफलता पाई। तो पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक। एनिमल इन स्पेस था लाइका, एक कुत्ता था। आपको बताना है फर्स्ट कॉस्मोनॉट का नाम और फर्स्ट वुमन इन स्पेस। बहुत ही ट्रिवियल जीके के क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको आते ही होंगे। नहीं आते तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए और कमेंट में लिखिए। फिर है आर्म्स रेस। दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का
जो ज़ख़ीरा था वो यूएसएसआर के पास था, खास करके न्यूक्लियर वेपन्स का। न्यूक्लियर आर्सनल यूएसए से भी इनका बड़ा था, और उसका कारण ये था कि यूएसए से हमेशा इन्हें डर था कि अगर यूएसए ने हम पे कभी न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर दी तो हमारा म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होना तय है। यानी कि अगर यूएसए अपनी मिसाइल दाग देता है यूएसएसआर पे, तो उसे दूसरी मिसाइल्स चाहिए ताकि वो अपनी नष्ट हो गई मिसाइल्स को तो अब काम में ले नहीं सकता, क्योंकि पहला हमला हमेशा न्यूक्लियर मिसाइल से उस जगह किया जाता है जहाँ पे दूसरे देश की न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वहाँ पे ही हमला करता है कोई भी देश। तो ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। हालांकि आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में होगा तो ऐसा ही होगा। सबसे पहले मिसाइल्स जाके हमला करेंगी दूसरे देश के न्यूक्लियर मिसाइल्स पे। तो ऐसे में आपके पास बैकअप होना चाहिए, यानी कि आपके पास जहाज़ों पे, प्लेन्स में भी न्यूक्लियर बम होने चाहिए ताकि वो दूसरे देश पे गिरा दें। तो इसीलिए कई बिलियन रूबल खर्च किए गए आर्मी मेंटेन करने के लिए। यूएसएसआर की आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता है, और इसके कारण इकोनॉमी पे बहुत बड़ा एक ड्रेन था, बहुत बड़ा फैक्टर था कि यूएसएसआर की इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक होती गई। कोल्ड वॉर भी एक बहुत बड़ा कारण था। कोल्ड वॉर या शीत युद्ध, जो कि लगभग 45 साल तक चला, 1945 से 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूएसएसआर ने क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, इन सभी कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट दिया, इन पे पैसे खर्च किए, इन्हें मटेरियल्स दिया, इन्हें टेक्नोलॉजी सप्लाई करी। इसके साथ साथ यूएसएसआर दुनिया भर के जितने भी देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी उन्हें भी पैसा देता था, सपोर्ट करता था। खास भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ को यूएसएसआर से पैसा मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था। तो इसके कारण यूएसएसआर को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, और ख़ास करके नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की लड़ाइयों में इसमें काफ़ी पैसा लगा। फिर अफ़गान वॉर, 1979 से 1989, 10 साल तक यूएसएसआर ने एक लड़ाई लड़ी अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो थी वो मुजाहिदीन उसके ख़िलाफ़ थे। तो उन मुजाहिदीन को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी, और 10 साल तक वो वहाँ फंस गया। इसमें लगभग 15,000 सैनिक जो हैं यूएसएसआर के वो शहीद हुए, और 50,000 से ज़्यादा घायल हुए। इसके कारण सबसे पहला एक तो यूएसएसआर की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ, और दूसरा उनकी प्रेस्टीज भी काफ़ी कम हुई, क्योंकि दुनिया में ऐसा लगने लगा कि इतना बड़ा देश, यूएसएसआर जितना बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, वो भी अफ़गानिस्तान जैसे छोटे देश में जीत नहीं पाई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू भी बन गया यूएसएसआर के लिए और गोर्बाचेव के लिए। तो फाइनली हम बात करेंगे डिक्लाइन इन इकोनॉमी। तो ये सब कारण तो थे ही, स्पेस रेस, आर्म्स रेस, उसके अलावा जो राज्य का कंट्रोल था अपनी इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे, उसके कारण वहाँ पे इकोनॉमी श्रिंक करती गई, क्योंकि वहाँ फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी और राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण था हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं थी इकोनॉमी में। ये कम्युनिज्म में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब सरकार हर चीज़ को कंट्रोल करती है तो वो एफिशिएंट नहीं रहता है। आप भारत में भी देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे भारत सरकार के, उनमें प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, और इसी कारण भारत सरकार भी उनमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है कंटिन्यूसली। कई बड़े बड़े उपक्रमों में अपना शेयर कम कर रही है, और कुछ उपक्रमों को तो भारत सरकार बेच भी चुकी है। तो आप उस तरह से उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके कारण डिक्लाइन इकोनॉमी में यूएसएसआर में आया। इस मैप में आप देखिए 1928 से लेकर 1987 तक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ग्राफ पूरी तरह से। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जो 5 ईयर प्लान थे 1928 से 40, उसमें देखिए ग्रोथ रेट कितनी हाई है, लगभग 14% के आसपास ग्रोथ है नेशनल इनकम में, जो कि काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। लेकिन उसके बाद ये हमेशा गिरती गई। कुछ और कारण है। एक कारण है कि स्टालिन के अंडर में यूएसएसआर एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया था। स्टालिन एक तानाशाह था, डिक्टेटर था, और उसने अपने ही देश के कई लोगों को मार दिया। ऐसा कहते हैं कि हिटलर से ज़्यादा खतरनाक तो स्टालिन था, क्योंकि हिटलर के टाइम पे जितने लोग मरे थे जूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उतने या उससे ज़्यादा स्टालिन ने खुद अपने देश के लोगों को मार डाला। और उसने अपने आर्मी में भी कई बार अपने ऑफिसर्स को और कई सारे अपने खुद के मंत्रियों को भी जेल में डाल दिया, या फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। तो स्टालिन के अंडर में यूएसएसआर एक पूरी तरह से टोटलिटेरियन स्टेट बन गया। ऐसा
इनिशियली 1922 में जब यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, तब लेनिन ने ऐसा नहीं सोचा था। लेनिन का मानना था कि जितने भी नॉन रशियन पीपल हैं, नॉन रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, जैसे कि देखिए तुर्कमेनिस्तान के तुर्क हैं या फिर किर्गिस्तान के किर्गिज़ लोग हैं, वो धीरे धीरे रशिया में एसिमिलेट कर जाएंगे, रशियन लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन स्टालिन का ऐसा नहीं मानना था। स्टालिन ने उन लोगों को जो दूसरी एथनिसिटी के थे उनको कई हज़ारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया। तो इस असिमिलेशन का ना हो पाना भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इन देशों में एक अलग नेशन की आज़ादी की डिमांड उठी कई साल बाद, और इस डिमांड के कारण ही ये देश अलग हुए। अब मैं बात करूँगा एक एक करके इवेंट्स की। तो सबसे पहले जानिए कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। ये जनरल सेक्रेटरी बनना एक तरह से हाईएस्ट पोजीशन है रशिया में, यूएसएसआर में, आई एम सॉरी। और जनरल सेक्रेटरी बनने का मतलब है, आप समझिए, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बन जाए भारत में तो इतनी पावरफुल पोस्ट है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने तब उनकी उम्र सिर्फ 55 साल की थी। काफ़ी यंग एज है अगर आप देखेंगे कि किसी देश में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए। तो उन्होंने कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर आए वो, जिनका नाम था ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रॉयका। क्यों लेकर आए? सोशलिज्म को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, जो यूएसएसआर का स्ट्रक्चर था उसे और अच्छे तरीके से चलाने के लिए, और इकोनॉमी को स्टैग्नेशन से बाहर लाने के लिए, यानी कि इकोनॉमी में सुधार और सोशलिस्ट नेचर जो था देश का उसमें सुधार लाने के लिए दो पॉलिसी लाई गई, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रॉयका। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। ग्लासनोस्त का मतलब है ओपननेस। आप इसमें याद रख सकते हैं, जैसे ग्लास होता है, ग्लास में आप आर पार देख सकते हैं, उसी तरह से ओपननेस यानी कि सी थ्रू नेचर। तो इसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, कि आप जो चाहे लिखिए, आप जो चाहे बोलिए, आपको सरकार जेल में नहीं डालेगी। पुराने रिकॉर्ड्स भी डीक्लासिफाई किए गए। तो देखिए इससे हुआ ये कि 85 में जब ये रिफॉर्म्स आए थे तो उसके कुछ समय बाद लोग फ्रीली लिखने लगे, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जब फ्री हुए तो वो सरकार के खिलाफ ही बोलने लगे। ये चाहते थे कि सरकार का जो सोशलिस्ट नेचर है, हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, उस सब में बदलाव हो, और जो अलग अलग सब नेशनल सोवियट्स थी जैसे कि किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, वहाँ के अखबार ये छापने लगे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। वहाँ के लोग इस तरह की बातें करने लगे, और अब उन्हें जेल में डालने वाला या फिर पनिश करने वाला कोई कानून नहीं था। हालांकि ये पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्त लाए इसीलिए गए थे ताकि देश को फिर से एफिशिएंट बनाया जाए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली यूएसएसआर को ख़त्म करने के दो कारण बने। ऐसा इनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। तो देखिए, पेरेस्ट्रॉयका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग या फिर रिफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव, और इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों स्ट्रक्चर्स में बदलाव लाए गोर्बाचेव ने। सबसे पहला इलेक्शंस। तो देखिए, पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि फैक्ट्री में अगर वर्कर्स चुनाव करेंगे तो जो नेता चुना जाएगा वो सोवियत में जाएगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना ज़रूरी है। तो पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त थी, लेकिन अब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन रूल अभी भी यही था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होने चाहिए। पर फिर भी आप देखेंगे कि अब आपके पास चॉइस है। पहले चॉइस भी नहीं थी, जो एक ही जना खड़ा होता था उसी को चूज़ करना ज़रूरी था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया बाहर के देशों से इंडस्ट्री में। प्राइवेट बिजनेसेस अलाउ कर दिए गए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। यूएसएसआर में अभी तक कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या बिजनेस अलाउड नहीं था। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, काफ़ी टाइट रिस्ट्रिक्शंस के साथ प्राइवेट बिजनेस अलाउ किए गए, और कुछ साल में धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस भी घटा दिए गए। तो ये था पेरेस्ट्रॉयका। इस पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्त के कारण ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ चेंजेस आए। ईस्टर्न यूरोप यानी कि वो देश जो यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे। पोलैंड, बल्गारिया, रोमानिया, इन सभी देशों में एक कठपुतली सरकार होती थी जो कि हमेशा अपने आदेश मॉस्को से लेती थी। तो इन सारे ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन देशों में भी अब इंडिपेंडेंस की डिमांड आने लगी, और ऐसी डिमांड आई कि अब कम्युनिस्ट सरकारें जो हैं वो यहाँ से हट जाएं। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशंस की। तो देखिए, 1989 को कई बार ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एक के बाद एक हर देश में एक रेवोल्यूशन हुआ। इनकी शुरुआत हुई थी 1989 में, और 1991 तक ये रेवोल्यूशंस चलते गए, और एक के बाद एक कम्युनिस्ट सरकारें गिरती गई।
तो देखिए, पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, इन सभी देशों में रेवोल्यूशन हुए। और रोमानिया को छोड़कर लगभग सभी देशों में कोई खून खराबा नहीं हुआ। सिर्फ रोमानिया में वहाँ पे जो डिक्टेटर था चाउचेस्कू, उसने अपने लोगों को आर्मी की तरफ से दबाने की कोशिश करी रेवोल्यूशन को, और लोगों ने चाउचेस्कू को लाइव टीवी पे उनको और उनकी वाइफ को मार दिया, तो एग्जीक्यूशन कर दिया गया उनका। तो देखिए, ये सभी मूवमेंट नेशनलिस्ट थे और ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस गेन करें अपनी यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि इन सभी देशों में मैंने आपको बताया कि कठपुतली सरकार थी, जो कि कम्युनिस्ट कठपुतली सरकार थी, जो कि मॉस्को से अपने डायरेक्शंस लेती थी। गोर्बाचेव ने इन रेवोल्यूशंस को दबाने के लिए अपनी आर्मी भेजने से इनकार कर दिया। यूएसएसआर ने कई बार पहला ऐसा किया था कि जब भी रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कि 1956 में हंगरी में बहुत ही फेमस रेवोल्यूशन था, तब भी वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक अपराइजिंग थी। तो 1956 में सोवियत आर्मी ने, रेड आर्मी ने वहाँ जाके उस रेवोल्यूशन को पूरी तरह से क्रश कर दिया था, हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन गोर्बाचेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने रेड आर्मी और अपना मॉस्को का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रखा, और यही कारण था कि एक के बाद एक इन सभी देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिरती गईं और चुनाव हुए, जिनमें सब में नेशनलिस्ट्स की जीत हुई। आपको बता दूं कि 1989 में एक और रेवोल्यूशन हुआ था बहुत फेमस, प्लीज़ ये से भी याद रखिए आप, तियाननमेन स्क्वायर। तियाननमेन स्क्वायर बीजिंग में है, चाइना में। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि 89 का जो साल है वो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकारों के खिलाफ एक रेवोल्यूशन का साल कहते हैं। इन्हीं रेवोल्यूशन के तहत नवंबर 89 में बर्लिन वॉल को तोड़ दिया ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के लोगों ने, और इसी के साथ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो गए। दिसंबर 1989 में जॉर्ज बुश सीनियर, जो कि उस वक्त यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने घोषणा करी कि कोल्ड वॉर अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि लगभग सभी ईस्टर्न यूरोपियन देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिर जाएंगी या फिर गिर चुकी हैं। इसे कई बार डोमिनो इफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें आप फोटो में देखिए, जैसे कि अगर ये एक ब्लॉक गिरेगा तो कंटिन्यूसली उसके बाद एक के बाद सारे के सारे ब्लॉक गिर जाएंगे, और इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो इन देशों में भी ऐसा ही हुआ, जब एक में रेवोल्यूशन हुआ तो दूसरे में भी शुरू हुआ, और ऐसे करते करते सभी 15 सब नेशनल सोवियत रिपब्लिक्स में और साथ ही साथ ईस्टर्न यूरोप के देशों में भी ये डोमिनो इफेक्ट के कारण रेवोल्यूशन या फिर इंडिपेंडेंस की डिमांड आने लगी। देखिए, अब जो सोवियत यूएसएसआर का हिस्सा थे, उनमें सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया में ये डिमांड आई कि हमें आज़ादी चाहिए। 87 से ये डिमांड आने लगी, प्रदर्शन होने लगे। इनमें सबसे पहले प्रदर्शन होने का या फिर डिमांड उठने का कारण ये था कि ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स वर्ल्ड वॉर 2 के पहले अलग इंडिपेंडेंट देश हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में यूएसएसआर ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया था मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट के तहत। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पैक्ट क्या था, तो आप मेरा वर्ल्ड वॉर 2 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट क्या है। तो इसके तहत इन तीनों देशों को एनेक्स किया था यूएसएसआर ने। इससे पहले ये इंडिपेंडेंट थे, तो इसीलिए इनमें फिर से डिमांड उठी कि आपने हम पे कब्जा किया था और आप जल्द से जल्द अपना कब्जा हटा लें, और इसी के कारण ये 3 सबसे पहले देश थे जिन्होंने अपनी आज़ादी घोषित करी। तो देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं बाल्टिक सी, जिसके कारण इन तीनों देशों को बाल्टिक नेशंस कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, और गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे है, और गल्फ ऑफ बॉथनिया। ये नाम आपको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है, यहाँ से रशिया शुरू होता है, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग शहर, जिसे पहले लेनिनग्राड भी कहा जाता था। ये इसका पुराना नाम है लेनिन के पीछे, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके फिर से सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। ओरिजिनल नाम यही था, सेंट पीटर्सबर्ग। 1990 और 1991 में एक के बाद एक सभी 15 सब नेशनल सोवियत देश आज़ाद हो गए। उन्होंने अपनी आज़ादी घोषित कर दी, और एक के बाद एक सब में चुनाव होते गए, और चुनाव में लगभग सभी जगह कम्युनिस्ट सरकार हार गई, कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव हार गई। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, तो अब आप देखिए कि एक तरह से तय हो चुका है कि यूएसएसआर तो टूट गया। इसी वक्त बीच में अगस्त में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसे कहते हैं अगस्त
हु यानी कि कुछ लोगों ने कोशिश करी कि गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया जाए। ये कुछ सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे जो चाहते थे कि यूएसएसआर का विघटन ना हो, यूएसएसआर बना रहे, और इनको लगता था कि गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ के कारण ऐसा हो रहा है कि ये देश टूट रहे हैं। तो इन्होंने गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में रख लिया। उस वक्त जो गोर्बाचेव हैं वो क्रीमिया में छुट्टी पे थे, उन्होंने वहीं पे उनको हाउस अरेस्ट में रखा और मॉस्को में यह ऐलान कर दिया कि गोर्बाचेव की तबीयत ख़राब है और अब देश में इमरजेंसी लागू है और हम ही लोग देश को चला रहे हैं। तो ये जो 8 लीडर्स थे, नेता थे, इन्होंने इमरजेंसी लागू करी। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए बड़े बड़े शहरों में, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, और इन्होंने आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने। और क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आर्मी बुलाई जाएगी, ऐसा हुआ। आर्मी की कुछ टुकड़ियां बुलाई गई, टैंक्स आए, लेकिन रेड आर्मी लगभग ज़्यादातर आर्मी के यूनिट्स ने इस कू में पार्ट नहीं लिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि जनता इसके खिलाफ है। जनता सड़कों पे उतर आई थी इस कू के खिलाफ, और इसीलिए रेड आर्मी के रिफ्यूज़ल के कारण ये कू फेल हो गया। तो आप याद रखिएगा 19 अगस्त को ये कू हुआ था और ये फेल हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसी बीच एक नेता बहुत तेज़ी से उभरे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। तो देखिए, बोरिस येल्त्सिन कई सालों से मॉस्को यूनिट के चीफ थे कम्युनिस्ट पार्टी में, काफ़ी कद्दावर नेता थे, और ये बोल रहे थे कि रशिया को भी आप इंडिपेंडेंट कीजिए, यानी कि यूएसएसआर बहुत ही बड़ा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, रशिया को भी अलग होना चाहिए, इन छोटे छोटे देशों का बोझ रशिया को नहीं उठाना चाहिए। और इस लीडर को पब्लिक में बहुत सपोर्ट हासिल था। और जुलाई 1991 में जब सिर्फ रशियन सोवियत, यानी कि जो रशिया का देश, आज का जो रशिया देश है, वो वाला जो सोवियत का हिस्सा था, उसमें चुनाव हुए, तब पहला प्रेसिडेंट बना गया बोरिस येल्त्सिन को। और जैसे ही ये चुनाव हुआ जुलाई में, तो आपने देखा इसके 1 महीने बाद ही अगस्त में कू हुआ। इस अगस्त कू में बोरिस येल्त्सिन सड़कों पे लोगों के साथ उतर गए, उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया, और बहुत फेमस तरीके से आप देखेंगे ये बोरिस येल्त्सिन है जो एक टैंक के ऊपर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। और ये स्पीच से वो और ज़्यादा फेमस हो गए। उन्होंने कहा कि हम ये तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इमरजेंसी नहीं लागू होने देंगे, जो जनता का मूड है देश में वो रशिया अलग बनाने का है, यूएसएसआर तोड़ने का है, तो हमें इसकी ओर कदम बढ़ाने चाहिए। तो इसी कारण बोरिस येल्त्सिन बहुत ही पावरफुल हो गए जैसे ही ये कू खत्म हुआ 10 दिन के अंदर अंदर। और जब गोर्बाचेव को वापस मॉस्को लाया गया, तब मिखाइल गोर्बाचेव के पास पावर नहीं था, सारा पावर बोरिस येल्त्सिन के पास आ चुका था, और गोर्बाचेव अब सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट रह गए थे। तो जो ब्रेकअप प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चला। 8 दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, 3 सबसे बड़े जो देश हैं यूएसएसआर के, उन्होंने बेलावेजा समझौता साइन किया, जिसके तहत यूएसएसआर डिसॉल्व कर दिया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसे बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि 8 दिसंबर को जब 3 सबसे बड़े देश अलग हो चुके हैं, तो यूएसएसआर अब एग्जिस्ट नहीं करता। मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे देश के प्रेसिडेंट रह गए जो अब सिर्फ कागज़ों में एग्जिस्ट करता था। तो गोर्बाचेव ने सारे सोवियत रिपब्लिक के नेताओं को बुलाया और 21 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस करी, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा या फिर अलमाटी, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में स्थित एक शहर है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, और इस दिन एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसके तहत गोर्बाचेव ने सभी को आज़ादी फॉर्मली दे दी, यानी कि साइन करके दे दिया कि अब आप आज़ाद हैं। और उन्होंने 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और जो सुप्रीम सोवियत थी, यानी कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी सोवियत यूनियन की, उसने ऑफिशियली 26 दिसंबर को सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया। तो कई बार आप अलग अलग डेट देखेंगे सोवियत यूनियन के ख़त्म होने की, कहीं पे 8 दिसंबर लिखा होगा, कई लोग अगस्त को ही डिसॉल्व मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल डेट्स 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस डिसोल्यूशन के बाद में क्या होता है। तो देखिए, रशिया और बाकी जितने भी 15-14 देश थे, उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे गिरने लगी। लगभग 40 से 50% जीडीपी इन देशों की कम हो गई, और यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बुरी तरह से गिर गया। गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़े, और इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि अब तक रशिया में क्योंकि प्राइवेट बिजनेस अलाउड नहीं थे, तो कोई बहुत ज़्यादा करोड़पति या अरबपति नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कैपिटल मार्केट इकोनॉमी बनी,
कुछ सालों के अंदर अंदर ही बहुत सारे अरबपति बन गए और इसी कारण इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर बहुत अमीर हो गए। रशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई, एडल्ट लिटरेसी और इनकम भी लोगों की गिरती गई। तो 1990 का जो दशक था वो रशिया के लिए और इन सभी देशों के लिए बहुत ही ख़राब था। इनके हालत बहुत ही ख़राब थे। धीरे धीरे सन 2000 के बाद से रशिया की इकोनॉमी ने फिर से पिकअप किया है और अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रशिया की इकोनॉमी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जब से पुतिन ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ शुरू करी हैं, खास करके यूक्रेन में और क्रीमिया में, तब फिर से यूएसए और कई देशों ने रशिया की इकोनॉमी पे सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके कारण रशियन इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना करी गई इन सभी देशों के द्वारा जो यूएसएसआर का हिस्सा थे। ये उसका लोगो है। 8 दिसंबर को बेलावेजा अकॉर्ड्स, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस दिन सिर्फ 3 देशों ने इसे साइन किया, बेलारूस, रशिया और यूक्रेन। और 21 दिसंबर को अल्मा आटा प्रोटोकॉल, जिसमें लगभग सभी देश शामिल हुए सिवाय बाल्टिक देश के। कारण क्योंकि वो मानते थे कि हम यूएसएसआर का हिस्सा कभी थे ही नहीं, हम तो शुरू से इंडिपेंडेंट देश हैं, हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट रहे हैं। जॉर्जिया उस वक्त शामिल था, यानी कि इनिशियली 12 मेंबर थे, लेकिन जॉर्जिया ने 2008 में CIS को छोड़ दिया। तो देखिए, जब अल्मा आटा प्रोटोकॉल साइन हुआ था 21 दिसंबर 1991 को, तब कुल मिला के 10 देशों ने उसे साइन किया था उस वक्त। उसके बाद जॉर्जिया के छोड़ने के बाद अब वो सिर्फ 9 रह गए हैं और 2 देशों ने प्रोटोकॉल साइन तो किया लेकिन आज दिन तक उसे रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई यानी कि अपनी पार्लियामेंट से उसे साइन नहीं कराया है। तो वो देश हैं यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान। तो यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान ने अभी भी इसमें एसोसिएट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर नहीं है। फुल मेंबर केवल 9 हैं। तो देखिए, बाल्टिक स्टेट 3 है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और जॉर्जिया तो 4, और उसके अलावा बाकी सारे 11 मेंबर। तो देखिए, 15 देश थे यूएसएसआर के विघटन के बाद, उनमें से 11 मेंबर इससे आज भी जुड़े हुए हैं, 4 मेंबर नहीं हैं। आई होप आपको ये यूएसएसआर का विघटन का जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।